साल 2061 का माघ 18 था, जब तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र द्वारा राज्य सत्ता अपने हाथ में लेने से बस एक दिन पहले की बात है। उस समय प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और गृहमंत्री पूर्ण बहादुर खड़का थे। एक और नेता मृगेंद्र रिजाल, जो देउवा के करीबी माने जाते हैं, एक वीवीआईपी पार्टी में शामिल थे। उसी भोज में भारतीय दूतावास और वहां के गुप्त विभाग के लोग भी मौजूद थे। नेपाल की समसामयिक राजनीतिक विषयों पर गंभीर बहस हो रही थी। तभी अचानक तत्कालीन भारतीय दूतावास के उप प्रमुख वीपी हरण नामक व्यक्ति मृगेंद्र रिजाल के पास आकर पूछते हैं, हमारे उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार कल राजा कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, क्या यह सत्य है? रिजाल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने तुरंत गृहमंत्री खड़का को फोन किया, लेकिन गृहमंत्री को भी यह बात पता नहीं थी। गृहमंत्री ने तत्कालीन पुलिस आईजीपी श्याम भक्त थापा को फोन कर पूछा। आईजीपी थापा ने संकेत तो दिया कि कुछ हो सकता है, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। संकेत भी ऐसे थे कि पुलिस के आईजीपी श्याम भक्त थापा, सशस्त्र पुलिस के महानिरीक्षक साहबरर थापा और गुप्तचर पुलिस के प्रमुख देवीराम शर्मा तीनों अभी अभी दरबार से राजा से गंभीर विषय पर चर्चा कर बाहर निकले थे। दरबार ने उन्हें सख्त निर्देश दिया था कि इस चर्चा को गोपनीय रखें, कहीं भी न बताएं। लेकिन गेट से बाहर निकलते ही यह बात भारतीय दूतावास के खुफिया एजेंटों तक पहुंच चुकी थी। इससे पता चलता है कि भारत की गुप्तचर एजेंसी की पहुंच कितनी गहरी थी। इसी सूचना के आधार पर भारतीय दूतावास काठमांडू ने नई दिल्ली के विदेश सचिव श्याम शरण को सूचना भेजी। थोड़ी देर बाद ही नई दिल्ली से राजा को ऊपर से फोन आया, जिसमें चेतावनी दी गई कि कोई भी असंवैधानिक कदम न उठाएं। राजा ने आश्वासन दिया कि वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे और कॉल समाप्त हो गई। लेकिन भारत की शंका इतनी आसानी से दूर नहीं हुई। अगले दिन सुबह 10 बजे नेपाल के संविधान 1947 की धारा 127 के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री देउवा को बर्खास्त कर संपूर्ण राज्य सत्ता अपने हाथ में लेने की घोषणा की गई और अपने ही अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। रेडियो, टेलीविजन और संचार पूरी तरह से बंद हो गया। एक प्रकार की सेंसरशिप लागू हो गई। इसी दिन और इसी घटना से नेपाल में राजतंत्र के अंत की राह बननी शुरू हुई। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए पर्दे के पीछे कई घटनाएं और चालें चली गई थीं, जो बहुत दिलचस्प हैं। आज उन्हीं पर्दे के पीछे की घटनाओं का विश्लेषण किया जाएगा, जो कभी भी मुख्यधारा मीडिया या किसी पार्टी ने जनता के सामने नहीं लाई, न ही राजावादियों ने कभी उन बातों को बोलने की हिम्मत की। आज उन्हीं घटनाओं को उजागर किया जाएगा। इसमें सबके चेहरे उजागर होंगे। जनता से छुपाई गई बातें जनता के सामने आएंगी। 2060 तक आते आते लगभग सभी उच्च स्तरीय माओवादी नेता भारत में रहकर नेपाल में युद्ध को भड़का रहे थे। भारत, विशेषकर रॉ, ने उन्हें प्रशिक्षण और हथियार देकर सहयोग किया था। यह बात विभिन्न स्रोतों से सामने आ चुकी है। तत्कालीन भारतीय राजदूत रंजीत रे की किताब में और सुधीर शर्मा की किताब में भी प्रमाण और घटनाक्रम सहित यह बातें प्रस्तुत की गई हैं। माओवादी नेता नंद कुमार पूर्ण पासांग ने भी अपने संस्मरण में इसे स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, प्रचंड ने भी बार बार इस घटना को सत्य बताया है। भारत में संगठन होने के कारण ही माओवादियों को भूमिगत रूप से वहां से सहयोग मिला। माओवादी युद्ध चरम पर था जब नेपाल सरकार के गुप्तचर विभाग और सेना ने प्रमाण सहित माओवादियों के भारत में छिपे होने की जानकारी भारत सरकार को दी और उन्हें गिरफ्तार कर नेपाल को सौंपने का अनुरोध किया, तो तत्कालीन भारतीय सरकार ने अनसुना कर दिया। बाद में जब माओवादियों का संपर्क भारतीय माओवादियों से हुआ और झारखंड, असम, मणिपुर तक माओवादी नेटवर्क फैलने लगा, तब भारत ने माओवादियों से अपने देश में अशांति फैलने की आशंका की। इसी समय अमेरिका में भी आतंकी हमला हुआ और नेपाल सरकार के साथ साथ अमेरिका ने भी माओवादियों को आतंकवादी सूची में डाला। तब भारत ने दिखावे के लिए ही सही माओवादी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू की। अमेरिकी दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त केबल, जो कि विकिलीक्स में लीक हुआ था, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। उसी दौरान माओवादी नेता बाबूराम भट्टराई जेएनयू में पढ़ रहे थे और उनके कई करीबी साथी भारत के उच्च पदों तक पहुंच चुके थे। इनमें कई रॉ एजेंट, उच्च स्तरीय राजनेता और टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे। उन्हीं लोगों का उपयोग करके बाबूराम भट्टराई ने माओवादी आंदोलन को भारत के सहयोग में लाया और नेपाली सरकार पर दबाव बनाया।
जैसा कि रंजीत रे ने अपनी किताब में लिखा है। जब बाबूराम विरोधी ग्रुप के नेता भारत में गिरफ्तार होने लगे तो प्रचंड ग्रुप का सारा शक बाबूराम भट्टराई पर ही गया, जिससे बाबूराम और प्रचंड के बीच फूट शुरू हो गई। मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल समेत कई उच्च स्तरीय माओवादी नेता गिरफ्तार हुए और एक बार तो प्रचंड भी गिरफ्तारी के कगार पर आ गए थे। इसके बाद सबने सारा दोष बाबूराम पर डाल दिया और पार्टी ने उन्हें दंडित किया, यहां तक कि वे पार्टी के बंदी भी बना दिए गए। जब भारत के साथ माओवादियों का संबंध बिगड़ गया, तब माओवादियों ने राजा ज्ञानेंद्र से बात करने की नीति अपनाई। विकिलीक्स के एक गुप्त अमेरिकी केबल के मुताबिक प्रचंड ने राजा से वार्ता शुरू की ताकि भारत और बाबूराम को काउंटर किया जा सके। माओवादियों से बात करने के लिए दरबार की ओर से राजा के दामाद राज बहादुर सिंह और सेना की ओर से रुकमांगत कटवाल, जो बाद में सेना प्रमुख बने, को नियुक्त किया गया था। वहीं माओवादियों की ओर से कृष्ण बहादुर महारा और रविंद्र श्रेष्ठ को नियुक्त किया गया। राजा और माओवादियों के बीच समझौता हुआ कि माओवादी कांग्रेस, एमाले समेत 7 दलों से दूरी बनाएंगे, जबकि राजा की ओर से शर्त थी कि बाबूराम भट्टराई को भारत परस्त होने के कारण दंडित किया जाए। इसी समझौते के तहत 7 दलों को अलग कर राजा और माओवादी मिलकर आगे बढ़ेंगे। मंत्री नारायण सिंह पुन को सेना के हेलीकॉप्टर से रोलपा भेजा गया, जहां उन्होंने प्रचंड से आमने सामने वार्ता की। विकिलीक्स के एक अन्य केबल के अनुसार माओवादियों ने राजा ज्ञानेंद्र को कंबोडिया के राजा सिहानुक जैसा स्थान देने और प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाकर 7 दलों को अलग करने का लगभग फैसला कर लिया था। इसी प्लान के तहत माघ 18 को माओवादियों ने बाबूराम भट्टराई को दंडित किया और माघ 19 को राजा ने शाही घोषणा कर माओवादियों को वार्ता के लिए आमंत्रित करने का प्लान था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राजा ने माघ 19 को सत्ता अपने हाथ में ले ली, माओवादियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया, जिससे माओवादी खुद को ठगा महसूस करने लगे। अमेरिकी विकिलीक्स के केबल के अनुसार राजा ने माओवादियों को डबल क्रॉस करने की योजना पहले ही बना ली थी। राजा का प्लान था कि पहले तख्ता पलटकर माओवादियों को कोई मंत्रालय देकर 7 दलों को भी मंत्रिमंडल में मिलाकर संयुक्त मंत्रिमंडल बनाएं, जिसकी अध्यक्षता राजा के चुने व्यक्ति के हाथ में हो और राजा शक्तिशाली बने रहें। माओवादी जब राजा से धोखा खा गए, तब जाकर 7 दलों के साथ संयुक्त आंदोलन करने का मूड बना और उसी आंदोलन ने राजतंत्र का भविष्य बदल दिया। नेपाल के जनता के प्रतिनिधि के रूप में बाबूराम भट्टराई ने सबसे पहले कहा कि राज संस्था को कोई स्थान देने के पक्ष में हम नहीं हैं। उन्होंने और प्रचंड ने 2002 में भारत के तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुनि के सहयोग से पत्र लिखकर भारत के हित के विपरीत न जाने की अंडरटेकिंग दी थी।